सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ वन, एम आई ऑडिबल सविता दी? हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान, एक का कानून, या कह लीजिए एक का तरीका। यह इसका सत्र 55 का दूसरा भाग है, जो कि जून 5, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब की दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो आपको उस अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। एक बात और कही जाती है दोस्तों, लॉ ऑफ वन सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भाषा में इसको परिवर्तित करके इसको दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पे चलाना चाहे तो वह यह भी कर सकता है, यह भी उसकी फ्री विल है। तो डॉन अब शुरू करते हैं। डॉन, ठीक है, मैं कुछ जानकारियों में प्रवेश करने के लिए कुछ विषय ढूंढ रहा हूं। हो सकता है कि इसका कोई लाभ ना हो, लेकिन आपने कहा था कि हम अर्थात रॉ को पिरामिड जैसी आकृतियों से सहायता मिली थी, ताकि हम आपके लोगों की सहायता इस आकृति से कर सकें, जैसे कि पिरामिड। इन आकृतियों का उल्लेख कई बार किया गया है और आपने यह भी कहा है कि आकृतियों का स्वयं बहुत अधिक महत्व नहीं है। मुझे इन आकृतियों और उन ऊर्जाओं के बीच संबंध दिखाई देता है जिनका हम शरीर के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं, और मैं यह देखने के लिए क्या मुझे इस समय प्रवेश मिल सकता है, यानी क्या मैं इसे समझ सकता हूं? मैं पिरामिड पर कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने कहा आपको वो बिंदु मिलेगा जहां त्रिकोण एक दूसरे से काटते हैं, जो कि चारों किनारों के पहले स्तर पर हैं, और इन बिंदुओं को जोड़ने पर उस स्तर पर एक हीरे की आकृति बनती है जो क्षैतिज या आड़ा या फिर हॉरिजॉन्टल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदन या आपस में काटना, इंटरसेक्शन शब्द से क्या मतलब है? तो यहाँ डॉन पिरामिड की ज्योमेट्री के शेप में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इस प्रश्न के साथ एक पिरामिड की फोटो दर्शाई गई है दोस्तों, जो इजिप्ट के गीजा पिरामिड जैसी है। उसके अंदर के इंटरसेक्शन को डायमंड के शेप में बताया गया है। डायमंड के शेप को जो बीच के बिंदु जहां इंटरसेक्शन होता है दो पिरामिड, वहां डायमंड के उस बिंदु क्षेत्र में हीलिंग दी जाती है।
तो रॉ कहते हैं आपके गणित और अंक गणित अर्थमेटिक में व्यवस्था संबंधी विवरण की कमी है जिनके उपयोग हम कर सकते हैं। अस्पष्ट होने का इरादा किए बिना हम कह सकते हैं कि आकृतियों का उद्देश्य इकाई के समय स्थान भागों के साथ काम करना है। इसीलिए प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन का झुकाव दोनों यानी कि स्थान समय और समय स्थान में है और इस प्रकार इसे दो प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन के द्वारा तीन आयामी यानी थर्ड डायमेंशनल ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में व्यक्त किया जाता है। जब इसे दोनों जगह यानी कि समय स्थान और स्थान समय पर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये एक बिंदु बनाते हैं। शुरू के कुछ सत्रों में एक आकृति और इसके बारे में पिरामिड के बारे में पूरा बताया गया है। ये आगे जाके और आपको क्लियर करेंगे थोड़ा सा। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। मैंने इस बिंदु की गणना की है जो कि वह त्रिकोण जो पिरामिड के किनारों को जोड़ने से बनता है उसकी ऊंचाई का छठा भाग है। क्या यह सही है? तो रॉ कहते हैं आपकी गणना काफी हद तक सही है और हम आपके विवेक और समझदारी से काफी खुश हैं। मास्टर्स पिरामिड की अधिक जानकारी के लिए आप सत्र 55 का दूसरा भाग यूट्यूब पर जो पीए भाई द्वारा फोटो के साथ साझा किया गया है उसे भी एक बार दोबारा देख सकते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। अगला सवाल डाउन करते हैं। यह मुझे संकेत देता है कि गीजा के महान पिरामिड में रानी का कमरा जैसे कि इसे कहा जाता है वो कमरा शुरुआत की क्रिया इनिशिएशन के लिए होगा। क्या यह सही है? रॉ फिर से आपने बाहरी ज्ञान में प्रवेश किया यानी कि आप एक का ज्ञान की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। रानी का कमरा यानी क्वींस चैम्बर हीलिंग के लिए उचित या उपयोगी नहीं था क्योंकि हीलिंग के कार्य के लिए ऊर्जा के उपयोग के लिए अधिक संयुक्त या एक का साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था शामिल थी बजाय कि ये व्यवस्था केंद्रित रहे यानी कि ये मिलकर किए जाने वाला कार्य है। इसमें बताया गया था पहले के सत्रों में कि पिरामिड की जो बनाया गया था पिरामिड वो सभी की हीलिंग के लिए है लेकिन उस समय के इजिप्ट के जो राजा और रानियां थे उन्होंने इसको क्वींस चैम्बर और किंग्स चैम्बर का नाम देकर सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए निजी स्वार्थ के लिए पिरामिड्स को इस्तेमाल किया गया था। डॉन अगला सवाल करते तब क्या हीलिंग का कार्य राजा के कमरे में किया जाएगा? राजा का कमरा यानी किंग्स चैम्बर की बात हो रही है। किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर यह सब बाद में टेक ओवर कर लिया गया था। पहले तो पिरामिड सबकी हीलिंग के लिए ही बनाया गया था। इसमें यह रॉ बता रहे हैं जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रॉ यह सही है। हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसी शब्दावली हमारी अपनी नहीं है। अगला सवाल डॉन करते हैं। डॉन हाँ मैं समझता हूँ यह महान पिरामिड के दो कक्षों का सामान्य नाम है। मुझे नहीं पता कि सवालों का यह क्रम मुझे ऊर्जाओं की बेहतर समझ तक ले जाएगा या नहीं लेकिन जब तक मैं इन विचारों का पता नहीं लगा लेता तब तक मैं कुछ सवाल पूछने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। पिरामिड के निचले स्तर में जमीन के नीचे एक कमरा है जो मोटे तौर पर राजा के कक्ष के सीध में प्रतीत होता है। वह कमरा क्या है? तो यहाँ फिर से डॉन रॉ को कहते हैं कि मैं सवाल पूछने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं। तो रॉ कहते हैं हम कह सकते हैं कि इस सवाल के क्रम से कुछ जानकारी मिल सकती है। जिस कमरे के बारे में आप जानकारी मांग रहे हैं वह एक प्रतिध्वनि या गूंजने वाला रेजोनेटिंग कमरा है। ऐसी संरचना के निचले भाग को हीलिंग का माध्यम लगने के लिए खुला होना चाहिए। अगला सवाल डाउन करते हैं। लाइफ फोर्स इन द ग्रेट पिरामिड नाम की किताब में उन्होंने आंख के एक आकार को पिरामिड में प्रतिध्वनि का गूंज के साथ जोड़ा है। क्या यह वही विश्लेषण है? दोस्तों इसमें आंख का पिरामिड जो सत्र 55 का दूसरा भाग है उसमें कुछ अलग दर्शाया गया है। मैंने कॉपी पे प्रिंट किया है पर मैं आपको अभी शो नहीं करा सकती इसीलिए और जानकारी के लिए 55 सत्र का दूसरा भाग जरूर देखें। रॉ
हमने आपके दिमाग को स्कैन किया है और क्रेयॉन के साथ काम करना, वर्किंग विथ क्रेयॉन्स, ये वाक्यांश फ्रेज को पाया है। यह लागू होगा इन आकृतियों का केवल एक ही महत्व है, जैसे कि अशांता क्रक्स अशांता, जो कि गणितीय संबंधों को संकेत कोड के रूप में रखता है। अगला सवाल डाउन करते हैं। क्या पिरामिड के शिखर पर 76 डिग्री 18 इंच का कोण एक महत्वपूर्ण पूर्ण कोण है? रॉ, हीलिंग के इरादे से यदि किया जा रहा है तो यह कोण उपयुक्त है। डॉन, राजा के कमरे में ऊपर के कई अलग अलग छोटे कमरे क्यों हैं? रॉ, यह इस कार्य के अंतिम पूरा सवाल होगा। हमें इस सवाल को सामान्य तौर पर ही चर्चा करना होगा ताकि आपके असामान्य सवाल को समझाया जा सके। इलाज कराने वाली इकाई का स्थान ऐसी जगह पर होता है कि जीवन ऊर्जा उस जगह रोशनी के द्वारा थोड़ी रुक कर या कट कर आए। यह रोशनी क्रिस्टल के साथ हीलर के माध्यम के द्वारा श्रव्य शक्तियों में हेरफेर कर सकता है, जैसा कि आप विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को कह सकते हैं। इस तरह से की गई यदि इलाज कराने वाली इकाई ऐसा चाहती है तो सुधार हो सकता है। फिर इकाई अपने आप को फिर से सुरक्षित रिप्रोटेक्ट करती है। इसके ऊर्जा क्षेत्र थोड़े कम विकृत होते हैं और अपने रास्ते जानने में सक्षम होते हैं। शुरू के सत्रों में पिरामिड के अंदर की बीच की इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां हीलिंग दी जाती है। यहाँ उस क्षेत्र की बात हो रही है। इसमें बता रहे हैं कि जिसकी हीलिंग होनी है उसको संतुलित रहना चाहिए। होता है जैसा कि जहां वहां का माहौल, एयर प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब चेक करके ही बराबर मात्रा में उसको हीलिंग दी जाती है। यह रोशनी क्रिस्टल के साथ हीलर के जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है उसमें इलाज कराने वाला इकाई को एक संतुलन में लाना शामिल होता है। इसमें तापमान, बैरोमीटर के दबाव और विद्युत आवेशित वातावरण शामिल है। पहली दो आवश्यकताओं को चिमनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल डाउन करते हैं। क्या यह इलाज ऊर्जा केंद्र को इस तरह से प्रभावित करके काम करता है कि वे खुल जाते हैं ताकि बनने वाला 7 शरीरों में सुधार किया जा सके और इसीलिए ठीक होने वाली इकाई को उचित संतुलन में लाया जा सके? इसमें डॉन यह पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारे 7 शरीर उसकी हीलिंग इस हद तक होती है कि सब ब्लॉकेजेस और गठानों का इलाज हो सके? तो रॉ कहते हैं यह इकाई कार्ला थक गई है। इसमें संक्षेप में उत्तर देना चाहिए और केवल यह बताना चाहिए कि ऊर्जा केंद्रों की विकृत व्यवस्था को अस्थायी रूप से रोकने का इरादा है और फिर से जिसे इलाज कराना होता है उसे अवसर मिलता है कि वो उसकी जिम्मेदारी ले, संतुलित मार्ग ले और आगे बढ़े। वहां से मन, शरीर और आत्मा की अस्वस्थता की विकृतियों में काफी कमी आ जाती है। इलाज कराने वाले को खुद की जिम्मेदारी लेनी होती है कि जब तक हीलर टेम्परेरी चक्रास की गठानों को खोल दे तो वह मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित रखे, ना कि पहले की तरह इधर उधर की पंचायती में पड़े। ध्यान द्वारा बैलेंस रहे। हीलर द्वारा निर्देशित चार्ज किया गया वातावरण और क्रिस्टल दोनों के माध्यम के प्रभाव को इस प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में ध्यान में रखना जाना चाहिए, क्योंकि उस इकाई को उसके सचेत जागरूक की व्यवस्था में वापस लाना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हीलर की उपस्थिति और निर्देशित इच्छा के बिना फिर से व्यवस्थित करने की संभावना की पेशकश ना हो जाए। तो यहाँ पर बस रॉ यही कह रहे हैं कि इलाज कराने वाले को खुद की जिम्मेदारी लेनी होती है कि जब तक हीलर टेम्परेरी चक्रास को गठानों को खोल दे तो वह मन, बुद्धि और आत्मा से संतुलित रहे, पहले की तरह इधर उधर की पंचायती में ना पड़े, पूरा ध्यान द्वारा अपने आप को बैलेंस रखे। जैसे कि रॉ को पता होता है कि अब पेशेंट का, जैसे डॉक्टर को पता होता है कि पेशेंट अब काफी हद तक ठीक है, उसी तरह से सर्जरी के बाद उसको तसल्ली के बाद पेशेंट को होश में लाया जाता है। उसी तरह हीलर भी हीलिंग देने के बाद ही पता कर पाता है कि अब हीलिंग लेने वाला व्यक्ति जो पेशेंट है
वो अब पूरी तरह से बैलेंस है, उसी के बाद उसको होश में लाया जाता है। ये बता रहे हैं कि हीलिंग देने से पहले उनको ट्रांस में लाया जाता है, जो टेम्परेरी गठाने खोल दी जाती हैं। टेम्परेरी से मतलब है कि ये परमानेंट गठाने कभी नहीं खुलती। परमानेंट गठाने अगर खुल जाएंगी तो व्यक्ति बाद में जहां वो जाता है, जहां से वो आता है, माया एकदम नहीं छूटती व्यक्ति से, इसीलिए ये गठाने सिर्फ टेम्परेरी ही खुलती हैं। इसीलिए उसको बार बार ध्यान में अपने आप को बैलेंस रखने के लिए यहाँ कह रहे हैं। कालरा को छोड़ने से पहले क्या कोई छोटा सवाल है? रॉ कहते हैं। अगला सवाल डाउन करते हैं। केवल वही जो हम कालरा को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। तो रॉ कहते हैं, सब ठीक है, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, अब हम इस कार्य को छोड़ रहे हैं। हम रॉ हैं, हम आपको हमारे दोस्तों के एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं। इसीलिए अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। 55 सत्र का यह दूसरा भाग अब आज समाप्त होता है। और मैं एक बात और अनाउंस करना चाहूंगी कि आज हमारे इस 55 सत्र के साथ लॉ ऑफ वन का पहला सीजन समाप्त होता है दोस्तों। जल्दी आपके साथ हमारे अगले सीजन 2 में लॉ ऑफ वन के नए सेशन के साथ पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक हमारे इस गोल्डन लाइट चैनल एरा के साथ बने रहिए। प्रति रात्रि 9 बजे ध्यान सत्र। थैंक यू दोस्तों। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.